चले, हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। शुरू करते हैं बेटा हमारी क्लास आज की। उसके पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी या नेशनल इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं बेटा इस चैप्टर के बारे में? अब तक हम पढ़ चुके हैं, बताइए फटाफट क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक? हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं, हम वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं। आज हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक नया ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे, दैट इज एयरवेज, हवाई जहाज के थ्रू यात्रा। कितने लोग बैठे हैं हवाई जहाज में अब तक? एक बार बताना जरूर। हवाई जहाज में बैठना ना आसान नहीं है, हमारे इंडियंस के अंदर ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इट्स नॉट ए कॉमन ट्रांसपोर्ट सर्विस। एक कॉमन मतलब होता है ना कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है, कोई व्यक्ति एरोप्लेन से गया है, एरोप्लेन में एक इस तरह की मेंटेलिटी पे हम चलते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस भी है, ऐसा नहीं है कि बस वैसे ये बात हो रही है। अच्छा, एयरवेज ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमंस के लिए ही है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, कार्गोस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एयरवेज को यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम टॉपिक को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फास्टेस्ट, सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन मीन है, सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन मीन है। मतलब आप कितनी भी लंबी जर्नी, अगर आपको यहां से अगर ट्रेन से किसी जर्नी को कंप्लीट करने में 2 दिन लगते हैं ना, तो बाय प्लेन आप उसको 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। फास्टेस्ट मीन है। मोस्ट कंफर्टेबल, आरामदायक जर्नी होती है। आरामदायक जर्नी के बाद किसी भी टेरेन में होकर निकल सकते हो आप। आपको सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी के रास्ते जा रहे हो, एकदम से सुनामी आ गई, जहाज ही उड़ रहा है, परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन में बैठो, मस्त हवा में उड़ता हुआ आपको वो ले जाएगा। एंड प्रेस्टिजियस, सम्मानजनक तो होता ही है ना, प्लेन में ट्रैवल करना अपने आप में क्या है, प्रेस्टिजियस मोड है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आगे अगर हम बात करते हैं कि इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स। आज हम बात करें, यहां से हमको 7 समंदर पार, मतलब बड़े बड़े ओशंस क्रॉस करके अगर ट्रैवल करना होता तो इजीली हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उसका सिंपल सा रीजन है कि एरोप्लेन में ना जो हमने जो रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हमने इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, इसमें जो बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स इस एयर ट्रांसपोर्ट में क्या नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हवाई जहाज तो हिमालय के ऊपर भी उड़ जाता है, ओशंस के ऊपर भी उड़ रहा है, पैसिफिक ओशन, सारे ओशंस के ऊपर क्या होता है, वो हवाई जहाज उड़ते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक हाई माउंटेन्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रेडरी डेजर्ट्स, मतलब बहुत घना रेगिस्तान है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। डेंस फॉरेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेस विद ग्रेट ईज, सारे रास्ते कितना ही डिफिकल्ट टेरेन हो, हम एयरवेज के थ्रू इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। एनी डाउट्स क्लियर? आगे बात करें अपन कि द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। इसके पहले की हम स्टोरी सुनते हैं, क्या है बेटा ध्यान देना, कि क्या था कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये शुरू जो किया था इंडिया में, ये प्राइवेट सेक्टर से शुरू किया गया था। प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने शुरू किया था इंडिया में। सबसे पहले जो एयरप्लेन चलाए थे वो टाटा ग्रुप ने चलाए थे। किसने चलाए थे? टाटा ग्रुप ने। जमशेदजी टाटा ने और उनके भाई ने मिलकर इंडिया में सबसे पहली एयरलाइंस कंपनी शुरू की थी, एयर इंडिया, जिसको उस जमाने में महाराजा एयरलाइंस कहा जाता था। कौन सी एयरलाइन थी वो? महाराजा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उस महाराजा एयरलाइंस को क्या बना दिया गया, एयर इंडिया बना दिया गया था। अभी रिसेंटली एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप के हाथ में आ गया है। ठीक है ना, तो इसको नेशनलाइज किया गया था कब? 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया था, सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया था। एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम केवल नेशनल लेवल पे, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से
वापस मुंबई, मुंबई से कोलकाता, यही घूमते हैं। नहीं, हम एयर इंडिया के थ्रू इंडिया के बाहर भी जाते हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, लंदन, इंग्लैंड, मतलब किसी भी कंट्री में आप ट्रेवल कर सकते हो। तो एयर इंडिया आपको डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये एक प्राइवेट एजेंसी है जो आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है? ये हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करवाती है। देखो, इसके ऐसा नहीं है कि आज हमने फोन किया जैसे हम कैब बुक करते हैं वैसे हम हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, ऐसे नहीं आती है ये। पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की जो सर्विसेज है वो स्पेशली आपको कोई डिफिकल्टी है, आप बहुत ज्यादा फंस चुके हो तो वहां पर ये सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस कहां देते हैं? टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस टू इनएक्सेसिबल एरिया एंड डिफिकल्ट टेरेन। ऐसे एरियाज जहां पे आना जाना मतलब बाय रोड या बाय वाटर तो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज की हम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये इंडिया में एक हेलीकॉप्टर चार्टर हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है। कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर है? कंफर्म? आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एयर ट्रेवल। एयर ट्रेवल ना हमारे इंडियंस के लिए कोई कॉमन बात नहीं, क्योंकि ना आम बात नहीं है। इट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। हर आदमी एयर ट्रेवल के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता, नहीं करते ना हम, कहते ना कि वही बात हम कह रहे हैं कि हर आदमी चाहे कि सभी प्लेन में घूम रहे हो, वो इंडिया में अभी तक ये कल्चर नहीं आया है। इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहां का ना पूरा हिली एरिया है। कैसा एरिया है? यहां पर पूरा हिली एरिया। तो यहां पर रोड सर्विसेज या ट्रेन सर्विसेज तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है यहां पर, भाई रोड सर्विसेज भी इतनी अच्छी यहां पर अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हिली एरिया से तो डिफिकल्टी रहती है। तो इसलिए वहां पर दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। इसलिए इन एरियाज के अंदर एयर सर्विसेज बहुत सस्ती मिल जाती है, ट्रैफिक अच्छा मिल जाता है तो एयर सर्विसेज सस्ती मिल जाती है, क्योंकि वहां पर स्पेशल प्रोविजंस इस तरह के बनाए गए हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इस टॉपिक के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस पर ध्यान देंगे आप। ध्यान देना कि आपने प्रीवियस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो केवल इंपॉर्टेंट पोर्ट्स नहीं, इस चैप्टर में से आपके कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा? कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट भी आते हैं, जैसे हैदराबाद एयरपोर्ट यहां पर हो जाएगा, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट यहां आ जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है ना यहां पर आ जाएगा। तो कुछ ये अमृतसर पंजाब एयरपोर्ट है, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मीरम बागरी एयरपोर्ट यहां पर आ जाएगा, चेन्नई एयरपोर्ट के पास में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे यहां पर एयरपोर्ट्स भी है, ये भी आपके मैप वर्क में पूछे जाते हैं। क्या होता है बेटा? इनको भी आपके मैप वर्क में पूछा जाता है, आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, आपको उसमें से इनको भी ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े अपन, कंटिन्यू करें। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है बेटा आपका। अब देखो, आप याद करो टॉपिक के स्टार्टिंग की बात, क्या बताया था हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में कि जो लाइफलाइन है ना उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। जब ये दोनों एक साथ होंगे ना तब जाकर क्या होगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो हमने इस दोनों लाइफलाइन में से एक लाइफलाइन कंप्लीट कर रहा है, जो कौन सी है बेटा? ट्रांसपोर्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लाइफलाइन की तरफ, जो कौन सी है बेटा? कम्युनिकेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड लाइफलाइन, दैट इज कम्युनिकेशन। करें शुरू। देखो क्या होता है कम्युनिकेशन। अब सबसे पहली बात तो एक लाइन यहां पर लिख लेना आप लोग, कम्युनिकेशन जो है ना वो नॉट ए न्यू फिनोमिना। कम्युनिकेशन एक नया प्रारूप नहीं है। जैसे एयरवेज एक नया व्यवस्था है, एंशिएंट टाइम में नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। ट्रेन्स एंशिएंट टाइम में नहीं थी, लेकिन कम्युनिकेशन तो तब से अवेलेबल है जब से हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, मतलब वर्ल्ड में जब से ह्यूमंस आने शुरू हुए ना तब से कम्युनिकेशन अवेलेबल है। जब भाषाओं का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, जब लैंग्वेजेस का ओरिजिन नहीं हुआ था, उस समय भी लोग कम्युनिकेट करते थे इशारों में, आपस में, साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, है ना, इशारों से कम्युनिकेट करते थे। फिर जब भाषाएं डेवलप हुई, लैंग्वेजेस डेवलप हुई, तो लोग उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने लगे। और आज के समय में तो कम्युनिकेशन बहुत अलग ही लेवल का हो गया।
आज मैं यहां पर बैठकर एक बात कर रहा हूं, आप लोग सारे सारे वहां पर सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन। आपको कोई भी डाउट होगा आप अपने चैट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उसको रीड कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन। आप कई तरह से आजकल व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, मतलब दुनिया भर के क्या हो गए मीन्स हो गए कम्युनिकेशन के। तो ह्यूमंस यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमंस जो है ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के कई वेरियस मीडियम्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर? बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम। लेकिन इस कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं उनमें जितनी तेजी से बदलाव आ रहा है ना वो अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज है। क्या है? अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के जो मीडियम है वो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप होती जा रही है कि उनके अंदर चेंजेस बहुत तेजी से आते जा रहे हैं। अब इनको हम पढ़ें तो कम्युनिकेशन के जो मीडियम है इनको दो तरीके समझो, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब सिर्फ और सिर्फ दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेट हो रहा हो, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे मतलब मैं मेरी बात कह रहा हूं, सामने वाला उसकी बात कह रहा है। आप अपने मोबाइल फोन पे बात करते हो, दैट इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन। आपने किसी को ईमेल किया तो आपने मेल किया और जिस मेल आईडी पे मेल किया वो उसी को मिलेगा केवल, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। आपने किसी को मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा, फेसबुक मैसेंजर पे भेजा, इंस्टाग्राम पे भेजा, स्नैपचैट पे भेजा, चाहे आपने नॉर्मल जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो भेजा, आपने भेजा है, सामने वाले को क्या होगा वो रिसीव होगा, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम इंडिविजुअली, हम जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं क्या कहलाता है वो पर्सनल कम्युनिकेशन। मीडियम आपको मोबाइल फोन हो गया, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, कई सारे इसके मीडियम हो सकते हैं। मास कम्युनिकेशन कि आप एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको अपनी बात बताने के लिए एक साथ आप बैठे हो और बहुत सारे लोगों को आप एक साथ अपनी बात बता रहे हो। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कोई एजुकेशन वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब का वीडियो क्या है, मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्या है वो? मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्लियर? एक सेकंड। हाँ, क्या है बेटा ये मास कम्युनिकेशन का। तो मास कम्युनिकेशन मतलब हम एक साथ क्या कर रहे हैं, कई सारे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम एक साथ कई सारे लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब टीवी पे जो टीवी सीरियल देखते हो वो मास कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो केवल आपके लिए थोड़ी चल रहा है, वो जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई भी देखो, सबके लिए वो चीजें क्या है, अवेलेबल है। क्या है? सबके लिए वो चीजें अवेलेबल है। ठीक है? हाँ, एक रेडियो, हम रेडियो पे कई सारे हमारे न्यूज चैनल्स, न्यूज आती है, आकाशवाणी चलती रहती है, सुना होगा ना, गाने चलते रहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, सब कम्युनिकेट करते हैं। वो केवल एक जने के लिए नहीं होता ना, वो एक बहुत बड़ी मास पॉपुलेशन के लिए कम्युनिकेशन होता है। तो रेडियो उसका एग्जाम्पल हो गया। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वो सबके लिए होती है, मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। फिल्म, फीचर फिल्म, आज मूवीज वगैरह हम देखते हैं, वो सब भी क्या है, मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तो मास कम्युनिकेशन मतलब कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन हम पर्सनली कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया बेटा? आगे बात करूं, कंटिन्यू करें आगे? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बात करते हैं। क्या है? देखिए, द इंडियन, अब मास कम्युनिकेशन का एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है और वो है द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पोस्टल नेटवर्क, बाय पोस्ट, डाक के थ्रू जो चीजें आती है ना, वो इंडिया का है ना, वो सब बहुत मतलब बड़ा है। क्या लिखा है यहां पर? इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया में इससे बड़ा भी है, किसका है? चाइना का। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो समझो क्या है उसका रीजन। पोस्टल नेटवर्क मतलब डाक के थ्रू चीजें जाना, तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पोस्टल एड्रेस, उतनी ज्यादा पोस्टल एड्रेस। तो अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना की है तो ऑब्वियस बात है पोस्टल नेटवर्क भी सबसे बड़ा किसका होगा? चाइना का। सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन इंडिया की है तो सबसे बड़ा उसके बाद पॉपुलेशन नेटवर्क किसका होगा? जो पोस्टल नेटवर्क किसका होगा? इंडिया। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन।
आपको कोई पार्सल भेजना है, आज भी आते हैं पार्सल, पोस्ट के थ्रू आते हैं, कोई सर्विसेज चालू हो गई, वही पोस्टल नेटवर्क का पार्ट है। कोरियर सर्विसेज जो हो गई है वो भी किसका पार्ट है? पोस्टल नेटवर्क का पार्ट है। पार्सल भी आते हैं, है ना। अब तो शायद वो चीजें बंद हो गई है, बिल्कुल ऑलमोस्ट विलुप्त सी हो गई है, लेकिन अगर कभी आपने देखा हो तो पहले चिट्ठियां आया करती थी, कोई अपनी बात लिख के चिट्ठी भेजता था, चिट्ठी आती थी, चिट्ठी को पढ़ते थे और हमें जानकारी मिल जाती थी। तो वो भी क्या वही लिखा है, रिटर्न कम्युनिकेशन भी भेजा जाता। आजकल वो सिस्टम भी बंद हो गया। जो बताने जा रहा हूं आपको, मनी ऑर्डर सिस्टम। मनी ऑर्डर सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में, थोड़ा सा ना कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको। ये भी पोस्टल सर्विसेज का ही पार्ट हुआ करता था कि मान लो एक व्यक्ति मुंबई में है, कहां पर है? मुंबई में। वो वहां पर कमाने गया है, उसकी फैमिली कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अब मुंबई से व्यक्ति को पैसा भेजना है सवाई माधोपुर में, कोई अदर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? मुंबई वाला व्यक्ति यहां के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। क्या जाएगा? पोस्ट ऑफिस में। और यहां के मुंबई के पोस्ट ऑफिस में जाएगा और सपोज इसको 10,000 रुपए भेजने हैं, तो 10,000 प्लस जो भी उसका चार्जेस है वो वहां जमा करा देगा। जमा करा दिया। अब ये तो इसने मुंबई के पोस्ट ऑफिस में जमा कराया ना, पोस्ट ऑफिस तो एक ही है ना, सबका पोस्टल डिपार्टमेंट एक ही है। अब ये मुंबई का पोस्ट ऑफिस जानकारी देगा किसको? सवाई माधोपुर के पोस्ट ऑफिस के पास ये जानकारी आ जाएगी। सवाई माधोपुर का पोस्ट ऑफिस वो लेटर लेगा, साथ में 10,000 रुपीज लेगा और उसके घर पे पहुंचाएगा। दैट इज मनी ऑर्डर फैसिलिटी। दैट इज मनी ऑर्डर फैसिलिटी। हालांकि आजकल ही बिल्कुल बंद हो गया, उससे ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुआ है, तब से इन चीजों का कोई ज्यादा यूज रहता नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। था कौन? पोस्टल डिपार्टमेंट। आज भी कोई चाहे तो करवा सकता है, ठीक है, होता है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन लोग यूज नहीं ले रहे हुए, करेक्ट चीज है। अच्छा, पोस्टल जो सर्विसेज है ना बेटा, ये इसमें जो मेल भेजते हैं, जो पोस्ट जाते हैं, पोस्ट कार्ड जाते हैं, दो तरह के होते हैं। एक है फर्स्ट क्लास मेल सर्विस और दूसरी है सेकंड क्लास मेल सर्विस। एक कौन सी है बेटा? फर्स्ट क्लास मेल सर्विस, सेकंड क्लास मेल सर्विस। अब देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट क्लास मेल सर्विस मतलब इस तरह से बढ़िया पार्सल में भर के रजिस्ट्री करवा के, स्पीड पोस्ट भी इसको अपन कई बार कह देते हैं। कुरियर सर्विसेज इसी तरह से हमको सर्विस देती है, सिक्योर्ड है, आपका सामान पहुंच जाएगा, स्पीडी होता है। सेकंड क्लास आपने डब्बे में डाल दिया, जब पहुंचेगा तब पहुंच जाएगा, कोई इसकी गारंटी लेने वाला नहीं है। क्लियर? वही बात लिखी है यहां पर, क्या लिखा है ध्यान देना कि फर्स्ट क्लास मेल सर्विस, कार्ड्स एंड एनवेलप, जैसे आपको मैंने बताया ना, मनी ऑर्डर वगैरह जो भेजे जाते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास मेल सर्विस में आते हैं। कोई बढ़िया इंपॉर्टेंट लिफाफे होते हैं, पैकेट होता है, जैसे राखी पे बहनें अपने भाइयों को राखी वगैरह भेजती है, तो वो सब किस में आता है बेटा? फर्स्ट क्लास मेल सर्विस में आता है। एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। अब पानी, जमीन के रास्ते भी जाते हैं ये, पानी के हवा के रास्ते भी, मतलब हवाई जहाज में बिठाकर पोस्ट कार्ड भेज दिए जाते हैं और वो डिलीवर कर दिए जाते हैं। अगला कौन सा? सेकंड क्लास मेल सर्विस, बुक पैकेट्स, जैसे बुक मंगाओ आप कहीं से, है ना, ऑनलाइन बुक्स वगैरह जो आती है या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आती है, तो वो बुक सर्विस में आती है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स, पीरियडिकल्स मतलब जैसे होता है ना मंथली मासिक पत्रिकाएं आती है, तो वो अपने आप आती रहती है हमारे पास। कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अच्छा, टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। अब इस मेल सर्विस को, कम्युनिकेशन सर्विस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इंडिया में कितने 6 मेल चैनल्स को एस्टेब्लिश किया गया है। आगे जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल। तो इनके थ्रू कैटेगराइज होता है ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके। कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए, समझेंगे आप। इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क, यहां भी सेम वही कंसेप्ट लागू होगा जो किसका था, लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस का था ना, वही चीज हमारे यहां पर इसमें एप्लीकेबल होगी। एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा? एशिया में पहले नंबर पे क्या है? वही रीजन सेम है ना, पॉपुलेशन वहां की ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बाद है, तो सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस किसकी है बेटा? चाइना की। अब देखो, आपने ये कभी देखा है इस तरह का एसटीडी बूथ वगैरह, इस तरह की सर्विसेज देखी है आपने कभी? सिक्का डालते हैं, फोन करते हैं, है ना, बात कर रहे हैं, अब वो 1 मिनट का टाइम मिलता है, उस 1 रुपए के अंदर, है ना, मैंने बहुत किए हम जब पढ़ते थे। उसके बाद क्या है कि अगर
वापस सिक्का नहीं डाला टाइम से तो वो फोन क्या होगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो ये सर्विसेज किसने चालू की, इंडियन गवर्नमेंट के बिहार पर चालू की। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। मोर देन 2/3 of the villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing STD टेलीफोन फैसिलिटी। आजकल तो सबके हाथ में सेलुलर फोन है, मोबाइल से सब कुछ काम हो सकते हैं ना, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो लेकिन उस समय पूरे हर विलेज को कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सर्विस से गवर्नमेंट ने सब जगह STD बूथ लगाए थे। The government has made special provisions to extend 24 hours STD facility to every village in the country। हर मतलब हर गांव, पूरे कंट्री के अंदर हर गांव के अंदर 24 घंटे कम्युनिकेशन सर्विस अवेलेबल हो, STD फैसिलिटीज अवेलेबल हो, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, स्पेशल लॉज वगैरह लाए गए। आगे बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये बेनिफिशियल क्यों हुआ, क्योंकि अब हमने क्या किया था, सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। सेलुलर सर्विस आई ना, सेलुलर सर्विस क्या है, सैटेलाइट से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, वायर के थ्रू नहीं जा रहे हैं, हम सैटेलाइट के थ्रू जा रहे हैं। तो ये जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तब से ये फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्लियर। आगे बात करते हैं बेटा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, और क्या है यहां पर ध्यान देना। अब एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया। कौन सा, डिजिटल इंडिया। आजकल ना मोबाइल से क्या नहीं हो सकता। डिजिटल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम क्या था, देखो IT प्लस IT इक्वल टू IT, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की थीम थी। IT मतलब इंडियन टैलेंट को कनेक्ट करना है किससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और उससे क्या बनेगा, इंडिया टुमारो, नए कल का भारत हम निर्माण करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जो कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। क्या लिखा है कि डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या है, क्योंकि अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है। अम्ब्रेला प्रोग्राम कौन से होते हैं, जहां पर एक काम करने पर कई सारे बेनिफिट्स हमको अवेलेबल हो जाते हैं। तो डिजिटल इंडिया का अम्ब्रेला प्रोग्राम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें केवल आपको कम्युनिकेशन सर्विस नहीं बढ़ रही है, आपकी इंटरनेट सर्विस बढ़ रही है, आपकी बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटी, हर चीज का इसके अंदर क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों लॉन्च किया गया इसको, ताकि इंडिया को नॉलेज बेस्ड कंट्री हम बना सके। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज इंडियन टैलेंट IT प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन IT इक्वल टू इंडिया टुमारो, एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू इनेबलिंग चेंज। हम टेक्नोलॉजी के बेस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई डाउट है, किसी को डाउट आया तो बेटा लक्ष्मी अपना माइक ऑफ करें, आगे देखते हैं अपन। अब देखो मास कम्युनिकेशन, ये सारी बात हमने किसकी की बेटा, पर्सनल कम्युनिकेशन की। अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन। बहुत बड़े लेवल पर एक साथ लोगों को जानकारी देनी है। दूरदर्शन इंडिया का गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट न्यूज वो चैनल है, आकाशवाणी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन का है। तो क्या लिखा है, अब ये मास कम्युनिकेशन क्या करता है, केवल आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, आपको एंटरटेनमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि मनोरंजन भी जरूरी है ना। आप क्या पढ़ते रहो सुबह से लेकर शाम तक, बोर हो जाओगे ना, मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो एंटरटेनमेंट सर्विस, जैसे आप टीवी पे क्या देखते हो, प्रोग्राम्स देखते हो, म्यूजिक सुनते हो, सब मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल। दूसरी बात, लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बुआई का जब सोइंग जब टाइम आता है किसानों को, एग्रीकल्चर के टाइम पे सोइंग सीजन होता है ना, उस समय इनके ऊपर खूब न्यूज आती है कि किसानों को ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आ सके। ठीक है, जब भी इलेक्शन आने होते हैं तो उस समय कोई कोई सेलिब्रिटी आता है, वो जानकारी देता है कि आपको अपना वोट देना चाहिए। ठीक है, कहीं अगर सुनामी आ गई या बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो उसके बारे में आते थे, आप लोगों की मदद करो। तो कई तरह की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलती है, लोगों को अवेयरनेस मिलती है अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, कोई नई पॉलिसी लॉन्च की है, तो जब तक वो मास कम्युनिकेशन में नहीं आएगी, हमें उसकी जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। क्या क्या इसके मेन मीन्स है, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी broadcast a variety of programs in national, regional and local language
फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग लैंग्वेज में कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर चलाते रहते हैं ताकि सबको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। क्लियर है? तक आगे बढ़े अगर अपन, दूरदर्शन, दूरदर्शन का भी यही काम है, इंडिया का एकमात्र क्या है इंफॉर्मेटिव चैनल है। क्या करता है ये कि नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, क्या है बेटा ये इंडिया का नेशनल टेलीविजन चैनल है, ठीक है। दूरदर्शन क्या काम है इसका, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। कौन सा? दूरदर्शन, ठीक है। इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली, न्यूज़पेपर भी इंडिया में खूब सारे आते हैं। मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में कहां बनती है? इंडिया में एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो फीचर फिल्म्स है ना इनके ऊपर सेंसर करने का काम, मतलब कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए जिसका प्रभाव सोसाइटी पे गलत जाए, उसके लिए एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना हुआ है। इसका काम क्या होता है? कैंची लगा चलाना, है ना। फिल्म के अंदर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सीन है तो उनको हटाने का काम करते हैं। इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स, इंडिया में वो किस तरह से चलनी चाहिए उसका सर्टिफिकेट कहां से लेना पड़ता है? सेंट्रल बोर्ड से। सेंसर में से सारी चीजें होती है, न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ दे रहे हो उसको भी सेंसर किया जाता है ना। सब जगह सेंसर तो सब जगह चलता है। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड, एंड आई स्टॉप कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ आपका आज की क्लास कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुस्कुराओ, बधाई दो अपने आप को कि हमने ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली है। आपके लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत हम लास्ट टॉपिक लाएंगे, इसके एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब हमें बात समझनी क्या है, बहुत ध्यान से हम अगर इस बात को समझेंगे तो इस चैप्टर के अंदर अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा पढ़ लिया, हमने कम्युनिकेशन पूरा पढ़ लिया। अब इस चैप्टर का जो थर्ड पिलर है, क्या है बेटा इस चैप्टर का जो थर्ड पिलर है? कौन सा है थर्ड पिलर? याद करो, ट्रेड। हमने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होगा और अगर कम्युनिकेशन मजबूत होगा तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ट्रेड को मिलेगा। ट्रेड को क्या मिलेगा बेटा? उससे पूरा बढ़ावा मिलेगा। ट्रेड क्या होगा? उसमें इंक्रीज होगा। ये बात क्या है? बिल्कुल कंफर्म है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज के लिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। और वो क्या है बेटा नया टॉपिक आपका? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? अगर एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो हम देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है ट्रेडिंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ट्रेडिंग का मतलब देखो, इसको हम एक बहुत सिंपल सिनेरियो समझे। ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब है गुड्स और सर्विसेज को खरीदना और बेचना। क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब ये खरीद फरोख्त, दिस बाइंग एंड सेलिंग हैज बीन डन बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, देन इट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। आजकल ना जैसे इंडिया का ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहा है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज का ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। मतलब आजकल हर कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है? कुछ ना कुछ ट्रेड कर रही है। जब से कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग हुआ है, तब से ये और ज्यादा इजी हो गया है। देखो, अब इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये आप बाय मतलब जो सी रूट्स के थ्रू कर सकते हो,
एयर रूट्स के थ्रू कर सकते हो, लैंड रूट्स के थ्रू कर सकते हो, है ना। जो कंट्रीज आपस में बायलैंड कनेक्टेड है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान कनेक्टेड है, इंडिया और श्रीलंका तो फिर नहीं है बायलैंड कनेक्टेड, इंडिया और भूटान कनेक्टेड है, इंडिया और नेपाल कनेक्टेड है, इंडिया और बांग्लादेश बायलैंड कनेक्टेड है। इनके साथ क्या कर सकते हैं हम, इंटरनेशनल ट्रेड बायलैंड भी कर सकते हैं। इंडिया और ऊपर जो हमारी एशियन कंट्रीज है उनके साथ हम बायलैंड कनेक्टेड है, चाइना के साथ बायलैंड कनेक्टेड है, तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, बायलैंड भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या लिखा है कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स among people, state and countries is referred to as trade। अगर हम कंट्री के बीच में लोगों को अपनी चीजों का आदान प्रदान करें, हम उनसे कोई पैसा ले लें और उनको कोई प्रोडक्ट दे दें, या हम कोई प्रोडक्ट ले लें और उनका पैसा दे दें, सब क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है ना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। कहाँ होगी ट्रेडिंग, घर में नहीं होगी ना। आज हमारे घर में बात करें, अगर हम घर में करें तो घर भी क्या कहलाएगा, फिर वो मार्केट का पार्ट हो जाएगा। तो ना घर में दुकान खोल लेते हैं तो वो भी मार्केट का पार्ट हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है कि जिस जगह पर ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, द प्लेस वेयर दीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इज नॉन एज मार्केट। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम मार्केट कहते हैं। और जब यही एक्टिविटीज दो कंट्रीज के बीच में हो, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जब यही ट्रेडिंग एक्टिविटीज कितनी कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में होने लगे, तो वो क्या कहलाता है बेटा, देन इट इज नॉन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो फिर क्या कहलाएगा बेटा वो, देन इट विल बी नॉन एज इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते अपन, क्या लिखा है, लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, towns and villages, state level is trade is carried between two or more states। देखो अलग अलग ट्रेड, लोकल ट्रेड मतलब हम हमारे जहां हम रहते हैं ना उसी ज्योग्राफिकल एरियाज के बीच में लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टेट वाइज ट्रेड अगर हम बात करें स्टेट लेवल के बीच में, जैसे गुजरात और राजस्थान के बीच में ट्रेड हो रहा है, राजस्थान और हरियाणा के बीच में ट्रेड हो रहा है, दिल्ली और पंजाब के बीच में ट्रेड हो रहा है, पंजाब और गुजरात के बीच, तो ये क्या हो गया, स्टेट लेवल ट्रेड कहलाएगा। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री, लेकिन जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा तो वो क्या कहलाएगा, देन इट विल बी नॉन एज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। हाँ, तो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छी चीज, जैसे हमने कई सारी चीजों के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में पढ़ा, इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है ना। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा कि कंट्री के डेवलपमेंट का उनको बेस बनाता है। वैसे ही कोई कंट्री जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है उतना ही ज्यादा माना किया जाता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है। दो तरीके से इसको देखते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब हम डेवलप नहीं है। नहीं बेटा, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर पा रहे हैं ना तो भी वो कंट्री डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कब कर पाएगी, जब कंपनी के पास पैसा होगा। एक्सपोर्ट कर रही है अगर, तो प्रोडक्शन ज्यादा है और उसके पास इनकम आ रही है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे वो उतना ही ज्यादा कंट्री क्या मानी जाएगी, एडवांस्ड कंट्री मानी जाएगी, उतनी ज्यादा कंट्री वो डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। तो वही लिखा है कि एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इंटरनेशनल ट्रेड का बढ़ने का मतलब है कि वो कंट्री क्या इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है। क्लियर है। इकोनॉमिक बैरोमीटर्स फॉर ए कंट्री, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली उसका बैरोमीटर बन जाता है कि मतलब कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिक पोजीशन उसकी अच्छी मान ली जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और समझे अपन, आगे बात बढ़े इसमें। तो क्या है कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो स्पेस बाउंड होते हैं। रिसोर्सेज स्पेस बाउंड कैसे होते हैं कि जैसे मान लो डेजर्ट है, अब वो डेजर्ट तो जहां है ना वही है, अब उस डेजर्ट को उठाकर दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते, लेकिन उस डेजर्ट से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है उन प्रोडक्ट्स को आपको इस जगह दूसरी जगह मूव करवाना
पड़ेगा। तो उसी सीक्वेंस में हम बात करें कि रिसोर्सेज तो स्पेस बाउंड है, लेकिन इसी वजह से एक यही सबसे बड़ा रीजन है कि नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। अब याद करो क्लास 9th में हमने कंट्री का एग्जांपल पढ़ा था जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, फिर वो कंट्री वेल डेवलप्ड थी, जापान। हालांकि वहां पर हमने एग्जांपल किसी और मैनर में पढ़ा था कि वो कंट्री ह्यूमन कैपिटल में और मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करती है, इसलिए वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन रिसोर्सेज तो नहीं है ना। तो क्या उनको उन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती जो कि उन रिसोर्सेज से बने जो उनके पास अवेलेबल नहीं है? जरूरत तो पड़ेगी। तो उसके लिए हमको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है दो चीजें इंपॉर्टेंट? कि एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री। किसी दूसरी कंट्री में गुड्स को सेल करना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। और इंपोर्ट का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। किसी दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करना क्या कहलाता है बेटा? इंपोर्ट कहलाता है। सीधा सा मतलब है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री। और बाइंग का मतलब, वो इंपोर्ट का मतलब बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। अब है ना थोड़ा सा वापस में ना कनेक्ट करते हुए चलो, डॉट्स को कनेक्ट करोगे चीजें समझ में आएगी। याद करो हमने चैप्टर नंबर शायद 2 पढ़ा था जिसके अंदर हमने बात की थी कि इंडिया, उस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट था। नहीं, चैप्टर नंबर 2 नहीं था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चैप्टर नंबर 3 था जिसमें हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटेन उस समय ट्रेड डेफिसिट चल रहा था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों चल रहा था? कि ब्रिटेन इंडिया को चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा था। ट्रेड डेफिसिट था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पास फॉरेन करेंसी कम आ रही थी और ब्रिटेन के पास से पेमेंट ज्यादा जा रहा था। तो ये क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहलाता है बेटा ये? दैट इज नॉन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का सिंपल सा मतलब है, बहुत आसान भाषा में समझे, कि अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो मतलब पैसा आ तो ज्यादा रहा है और जा कम रहा है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। लेकिन अगर कंट्री के पास इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। क्लियर? तो वही आगे लिखा है बेटा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस है तो वही डिफरेंस क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम बात करें फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो कब होता है? कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे? इंपोर्ट से, तो क्या कहलाएगा? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब बनेगा? कि जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से, तो वो क्या कहलाएगा? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? कंफर्म? आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और क्या लिखा है ध्यान देना। देखो अब इंटरनेशनल ट्रेड और इंडिया की पोजीशन की हम बात करें कि इंडिया की इस इंटरनेशनल ट्रेड वाली जगह पर क्या पोजीशन है, इंडिया की कंडीशन क्या है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या बात देखने को मिलती है कि द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। देखो इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है और इंडिया कमोडिटीज को क्या करता है बेटा? इंपोर्ट भी करता है। इंडिया विदेशों से चीजें खरीदता भी है और विदेशों में चीजें बेचता भी है। अब हम बात करें उन मेनली उन कमोडिटीज की जो कि इंडिया स्पेशली एक्सपोर्ट करता है, जो कि हम विदेशों में चीजें बेचते हैं। क्या क्या है? जैसे जेम्स मतलब जवाहरात जो होते हैं ना, रंगीन पत्थर जो होते हैं, ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर खूब अच्छे होते हैं। तो हम खरीदते क्या क्या है? हम खरीदते क्या क्या है? पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी हम खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तो खरीदते भी हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के स्टोन को हम सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टोन को हम क्या करते हैं? इंपोर्ट भी करते हैं। केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे पोटैश हमारे यहाँ कहीं नहीं होता तो उसको हम, वो केमिकल प्रोडक्ट है, उसको हम परचेज भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। और कुछ हमारे पास भरपूर मात्रा में, उनको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं।
बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीजें क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। लेकिन ये सब तो ठीक है, हो रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है क्या जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव है? यस, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर के अंदर, किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जाइंट बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है। इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत तेजी से, बहुत स्पीडियस और बहुत ही टैलेंटेड वे में होता है। पूरे वर्ल्ड में अगर सॉफ्टवेयर मार्केट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है तो किसका है, इंडिया का। हालांकि हार्डवेयर में हम इतने डेवलप नहीं है, हार्डवेयर में आज भी हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर मार्केट अगर किसी जगह का सबसे अच्छा डेवलप्ड है तो वो कौन सा है, इंडिया। सो सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल इंडिया बन चुका है, और इसी वजह से, सॉफ्टवेयर जाइंट होने की वजह से, इंडिया अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सॉफ्टवेयर को बेच बेच के इंडिया बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहा है, बहुत अच्छी क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी अर्न कर रहा है। इन डाउट क्लियर, कंफर्म? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन आगे देखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है टूरिज्म। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टूरिज्म। सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, टूरिज्म। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 30 सालों में, स्पेशली कब से, जब से हमारे यहां पर क्या हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, उसके बाद से इंडिया का टूरिज्म बहुत डेवलप हुआ है। मतलब इंडिया में लोकल टूरिज्म तो बढ़ा ही है, साथ साथ जो इंटरनेशनल टूरिज्म है ना, वो भी इंडिया में बहुत डेवलप हुआ है। इंडिया में बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं घूमने के लिए, वहां का कल्चर हमारे यहाँ पर लेके आते हैं, हम उनको देखते हैं, वो हमारे कल्चर को लेकर जाते हैं। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। 15 मिलियन पीपल, 1.5 करोड़ लोग डायरेक्टली एंगेज्ड है किसमें, टूरिज्म एक्टिविटी में। इतना बड़ा बेनिफिट है इसका। कैसे, अब देखो, हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को बेनिफिट, ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी लोग लगे, टूरिज्म नहीं होगा तो ये जो फ्लाइट्स इंटरनेशनल चल रही है, इनका कोई सेंस नहीं हो पाएगा। टूरिस्ट नहीं, मैं हम इंडिया को मतलब क्या क्या बेनिफिट है उसकी हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री इसी से ग्रो करती है, गाइड्स इसी से ग्रो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में टैक्सी इंडस्ट्री जो है वो इससे काफी अच्छी ग्रो करती है। जब ये चीजें ग्रो करेंगी तो इनके साथ टेलीकॉम सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा जाएगा, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों लोग, करोड़ों लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको सबको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, इस टूरिज्म इंडस्ट्री के होने का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है? टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो उसका क्या फायदा हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। देश की एकता को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है मतलब कि लोग, जब बाहर के लोग आएंगे, देखेंगे यार इंडिया में सब इतना हिल मिलकर रहते हैं, तो उसका एक बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, बाहर हमारे बाहर के देशों में हमारे कंट्री का जाएगा। प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट। आपसे कहें मिट्टी का घड़ा, क्ले पोट, हमारे लिए बहुत आम बात है, लेकिन वह मिट्टी का घड़ा किसी अमेरिकन के लिए बहुत विशेष बात है। वो उसके 1000 रुपए तक दे देगा, क्या हम दे देंगे? क्या नहीं देंगे ना, क्योंकि उसके लिए वो यूनिक हो गया। उसके लिए क्या हो गया, वो यूनिक हो गया। आप जैसे किसी दूसरे देश में गए घूमने के लिए, और आज हम हमारी कंट्री की बात करें, हमारे जो 500 और 1000 के पुराने नोट थे वो बंद हो गए। आज हमसे कोई कहेगा इसको 200 रुपए में खरीद लिया, भग जाए, क्या चलते हैं क्या 200 रुपए में? नहीं खरीदेंगे ना हम। लेकिन आप विदेश में जाओ, वहां की कोई करेंसी जो बंद हो गई हो या चल रही हो, स्पेशली वो करेंसी जो बंद हो गई, वो आपसे कहेगी इट्स एन यूनिक मैम मोमेंटो, आप इसको लेके जाओ, तो वो 200 रुपए का नोट होगा ना, अगर 200-200 डॉलर का, तो उसके हम $300 देके भी खरीद के ला सकते हैं, बिकॉज इट्स यूनिक फॉर अस। हमारे लिए क्या है, वो यूनिक है। तो वही चीज है हैंडीक्राफ्ट, मतलब हमारे इंडिया का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा मिलता है। हमारे कल्चर को वहां के लोग आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो उसको प्रेज करते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा helps in the development of international understanding about our culture and heritage। वहां के लोग आएंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, उसको समझेंगे, और उसके हिसाब से फिर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी देना शुरू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या लिखा है, ध्यान देना कि फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज। अब विदेशों से लोग क्यों आते हैं? हेरिटेज टूरिज्म,
हमारे यहाँ का जो हेरिटेज है, जोधपुर के किले हैं, राजस्थान के जो डेजर्ट एरियाज है इनको देखने के लिए, राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं, है ना, इनको देखने के लिए। इको टूरिज्म, हमारे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए आते हैं यहाँ पर, है ना, अंडमान निकोबार को देखने के लिए आते हैं, केरला की ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म, मतलब माउंटेन्स में चढ़ने के लिए आते हैं, तो सब आएंगे तो इंडिया में ही ना, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कल्चरल टूरिज्म, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग यहाँ आते हैं, केरला वगैरह इधर की तरफ जाते हैं वो। एंड बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस पर्पज से भी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा तो मिलेगा ही। This is a vast there is a vast potential for development of tourism in all parts of the country. अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, उसको डेवलपमेंट में, उसको डेवलप करने में, मतलब बहुत अच्छा आगे हमें दिख रहा है कि अगर टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। Efforts are being made to promote different types of tourism for upcoming industry. टूरिज्म को एक मेन इंडस्ट्री बनाने के लिए हमारी सरकार पूरे बेहतर प्रयास कर रही है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आई जस्ट होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए खुश हो जाइए आज आप लोग कि आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया, साथ साथ ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट होगी। अब आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली उनको सबको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है कि हम क्या करते हैं, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फटाफट से क्विकली हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, समझते हैं हम उन एमसीक्यूज को। देखिए सारे बच्चे आंसर्स देंगे बेटा। चलिए शुरू करें। देखो क्या है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट? लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट, हर्ष। सर ऑप्शन बी। हाँ, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following port caters the export of Kudermukh iron ore? Yanisha, answer. हाँ, New Mangalore port, very good. Next question, which of the following organization constructs border roads in India? CBRO, very good. Next question क्या है बेटा हमारा, कि the national waterways between Allahabad and Haldia is located on? हर्ष। सर गंगा रिवर। गंगा रिवर, very good. Next question, Amisha will answer. In India, the first steam engine traveled between and in 1853? Mumbai to Thane, very good. Next, world has become a global village due to? Due to transport and communication. Yes, next question. The major highway project in India are implemented by which one of the following? Yes, Harsh. सर ऑप्शन ए। A, CPWD, very good. Next, नहीं सॉरी ये गलत हो गया इसका आंसर। इसमें मेजर हाईवे प्रोजेक्ट पूछा है बेटा, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमिशा विल आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? यमिशा, a scheme for development of national highway, a scheme for border high roads, a scheme for village road connection, a scheme for mountain roads. Yes, Yamisha. C, a scheme for village road connection. Next, which one of the following is the largest
public sector undertaking in the country? Harsh. Railways is the correct answer. Next question. Which one of the following port was developed just after the independence to compensate loss of Karachi? Harsh. Sir, option C. Option number C, Kandla Port. Very good. Next. Which one of the following region in India is accessible, favorable by air travel? Yamisha. The northeastern states. Northeastern states. Very good. Next. Which two of the following extreme locations are connected by east-west corridor? East-west corridor. क्या होगा इसका आंसर? सिलचर टू पोरबंदर. ठीक है ना? आगे बात करें अपन. Tuticorin port is located in. Yes, Harsh. Sir, Tamil Nadu. Tamil Nadu. Very good. Next question. क्या है हमारा? In which of the following fields India has emerged as a giant at the international arena? Software technology. Software technology. Very good. Next question. The mode of transportation that reduces transshipment losses and delays is pipelines. Very good. Next question. The helicopter services which was started to help the oil region in sea and coastal areas of India is? Harsh. Sir, option A. A. Ponds. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 ऑफ इंडिया कनेक्ट्स विच 2 सिटीज ऑफ इंडिया? यमिशा. सर ऑप्शन ए. क्या है? सरिया टू दुबरी. वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. यस. गैस ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन विच पासेज थ्रू कोटा इन राजस्थान इज? Is. Harsh. Sir, option C. हजीरा विजयपुर जगदीशपुर. HVJ पाइपलाइन. वेरी गुड. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू क्लास. कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.